नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल CBSE हिंदी बाय बजरंगबली सर में एक बार आप सबका पुनः स्वागत है। हमें उम्मीद है कि जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के मुख्यतः तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ा था, उसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संधि को पहचानने के लिए आ जाएगा कि यह दिया गया वाक्य किस संधि का है, दिया गया शब्द किस संधि का है और इसमें कौन सी संधि निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है, तो आप उसे वीडियो देखने के बाद आसानी से पहचान लेंगे। तो मित्रों, आज हम संधि में संधि के जो तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उनमें से आज हम लोग स्वर संधि के भेद का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, तो स्वर संधि की परिभाषा तो मित्रों आपको पता ही होगी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के भेद को स्वर संधि कहते हैं। तो आज हम स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, इस वीडियो में हम उन 5 भेदों का अध्ययन करेंगे और 5 भेदों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हम स्वर संधि के प्रश्नों को नहीं हल कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देखते हैं कि समय के अनुसार हिंदी का महत्व तो हर परीक्षा में बढ़ता जा रहा है और संधि हिंदी के व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है। तो हम आज स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद में जो हमारा पहला भेद या स्वर संधि की जो पहली संधि है वह है मित्रों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए मित्रों, हम जब सूत्र के अनुसार अगर संधियों को पढ़ें तो बहुत ही आसानी होती है। तो दीर्घ संधि हमें पढ़नी है तो दीर्घ संधि का हमें सूत्र देखना होगा। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वह सूत्र है आकार सवर्णे दीर्घ। आकार सवर्णे दीर्घ। अब देखिए मित्रों, हम सूत्र से अगर संधि दीर्घ संधि की परिभाषा को देखें तो बिल्कुल आसानी से हम पहचान सकते हैं कि यह दीर्घ संधि का दिया गया उदाहरण जो होगा वो हमारा दीर्घ संधि का है। और अगर हमारे विच्छेद करके वर्ण दिए गए हैं तो उनकी हम संधि भी आसानी से कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए मित्रों, यदि परिभाषा सूत्र के अनुसार यदि अक के बाद सवर्ण आए तो अक और सवर्ण दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, इन दोनों का दीर्घ हो जाता है। अब हम अक की बात करते हैं तो अक का मतलब होता है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ, अ, ई, उ और री। जैसे अक जो है ये हमारा प्रत्याहार है। आपने देखा होगा कि प्रत्याहार जो होते हैं ये हमारे माहेश्वर सूत्र या जिसे हम पाणिनि सूत्र कहते हैं उनसे बने होते हैं। तो ये अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में जितने भी वर्ण समाहित हैं वह सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अक प्रत्याहार चूंकि ये ऐ उल ऋ उसमें का अंत में आता है तो हलो अलंतेन सूत्र के द्वारा उसको हम हटा देते हैं तो हमारा आ जाता है अक में ह्रस्व या दीर्घ। यानी ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी और बड़ी। के बाद यदि सवर्ण है, सवर्ण का अर्थ होता है मित्रों समान अक्षर। समान अक्षर। तो यदि धन के पहले हमारा अक हो, अक के बाद सवर्ण यानी समान अक्षर हो तो ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। मित्रों, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब देखिए इनका यदि अक के बाद सवर्ण आता है तो अक और सवर्ण मिलकर के दीर्घ कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको कल स्वर संधि के उदाहरण में उदाहरण दिया था, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। अब देखिए धन के पहले बड़ा आ है, चूंकि विद्या में बड़ा आ मिल रहा है, आलय का भी बड़ा आ है,
तो इसका मतलब है कि धन के पहले हमारा अक आया हुआ है। यहाँ ह्रस्व या दीर्घ कह रहा है तो ह्रस्व न आकर के दीर्घ आ आया हुआ है, तो दीर्घ आ आया है, इसका मतलब अक है। अक के बाद सवर्ण है, सवर्ण का मतलब समान अक्षर है, समान मतलब समान अक्षर का मतलब यहाँ समान स्वर से होगा, समान स्वर, ठीक है ना। तो समान स्वर ये कहाँ का समान स्वर? धन के पहले का समान स्वर, ठीक। तो धन के पहले का समान स्वर यानी आ के बाद आ ही आया है, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए, ए के बाद ए आए, तो उसी को हम समान स्वर या समान वर्ण कहते हैं। तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब मित्रों बड़ा, तो इनका बड़ा हो जाता है। तो छोटा आ या बड़ा आ का बड़ा रूप बड़ा ही होता है, बड़ा आ ही होता है। अच्छा, बड़ा आ का विकल्प के रूप में हम मात्रा के रूप में बड़े आ के लिखते हैं, छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है, तो बड़े आ को हम विकल्प के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से इसकी संधि हो जाती है, जैसे आप कर दिया हमने तो हो गया विद्यालय, ठीक। तो आपने देखा इस तरह से इसका क्या हो गया? विद्यालय। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नदी घन ईश। मित्रों यहां भी देखिए धन के पहले बड़ी ई आई हुई है, बड़ी ई के बाद फिर बड़ी ई आई हुई है। तो आप देखिए बड़ी ई आई हुई है यानी दीर्घ ई है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ ई है, और उसके बाद फिर सवर्ण यानी ई के बाद ई ही आई है। इन दोनों का भी यानी बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा होती है मित्रों, इस रूप में इसको हम लिखते हैं। अब देखिए दा से चूंकि हम बड़ी ई निकाल चुके हैं, तो ये बचेगा नग, यानी दा के नीचे हलंत लग जाएगा। ये बड़ी ई भी निकल चुकी है, तो ये बचेगा यहाँ स, ठीक मित्रों। अब जहां से मैंने इन दोनों को, या मैंने बताया कि अक और सवर्ण दोनों मिलकर के दीर्घ होते हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, अक और सवर्ण जब मिलते हैं तो अक और सवर्ण दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, इनका बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों मिलकर बड़ी ई हो गई, ये बड़ा बड़ी की मात्रा, जैसे यहाँ आ की मात्रा विकल्प के रूप में थी, वैसे हम बड़ी ई की मात्रा को लिख देते हैं। तो जहां से हमने इन दोनों को निकाला था वही हम इसको लिखते हैं। तो हमने इसको निकाला था मतलब दा के बाद और सा के पहले से, तो इस तरह हम दा के बाद और सा के पहले इसको लिख देंगे। तो चूंकि स्वर इससे अलग हुआ था, दा से तो हलंत लगा था, पुनः आके स्वर मिल रहा है, इसका हलंत हट जाएगा और हमारा शब्द बन गया नदीस, ठीक। इसी तरह से हमारा और दूसरा उदाहरण मित्रों, इसको हम 1 मिनट इरेज कर देते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये स्पष्ट आएगा नहीं, तो इस एग्जाम्पल को हम दोनों इरेज कर देते हैं। आपकी समझ में उम्मीद करते हैं आसानी से आ गया हो, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सभी पहचानने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही होगी। अब देखिए हमारा इसी तरह से नदीश और विद्यालय दो शब्दों का उदाहरण हमने देखा। अब उसी तरह से हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लघु, लघु धन उत्तर। मित्रों लघु में देखिए हमें छोटा वो मिल रहा है, उत्तर में भी हमको छोटा वो मिल रहा है। तो यहाँ भी ह्रस्व उ आया हुआ है, ह्रस्व उ के बाद सवर्ण यानी उ के समान अक्षर ही आया है। अब उ के समान अक्षर आया है, इन दोनों का मिलकर के दीर्घ यानी बड़ा उ हो जाएगा। तो बड़ा उ को भी हम इस मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा शब्द होगा, जो इसकी जो संधि बन जाएगी वो बन जाएगी लघुत्तर, ठीक मित्रों, संधि हो गई इसकी हमारी लघुत्तर। ओके, इसी तरह से हमारा अब ये देखिए आपने लघुत्तर है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव। मित्रों आप देख रहे हैं ये शब्द हमारा है वधू धन उत्सव। अब देखिए यहाँ भी हमको वधू में बड़ा उ मिल रहा है, उत्सव का हमें छोटा उ मिल रहा है। तो आप देखिए धन के पहले अक आया है यानी दीर्घ उ आया है, और उसके बाद आया है ह्रस्व उ यानी सवर्ण आया है, समान अक्षर आया है। तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे दीर्घ यानी बड़ा उ हो जाएगा, और ये हमारी संधि होकर के ये शब्द बन जाएगा वधूत्सव।
देखा मित्रों, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइए, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, पूरी वीडियो को आसानी से देखते हैं, पूरा अंत तक देखते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये थी हमारी स्वर संधि की पहली संधि, दीर्घ संधि। ठीक, अब हम मित्रों इसकी दूसरी स्वर संधि की दूसरी संधि या स्वर संधि का दूसरा अध्याय जो पढ़ेंगे वो है गुण संधि। ठीक मित्रों, तो हमारी अगली संधि जो है वो है यानी खा नंबर का गुण संधि। अब जैसे हमने दीर्घ संधि में मित्रों देखा था, उसके सूत्र से उसको पढ़ा, ठीक है ना, सूत्र से पढ़ा था। अब उसी तरह से हम अगर गुण संधि को भी सूत्र के द्वारा पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। गुण संधि का जो सूत्र होता है वह है आद गुण। आद गुण। अब मित्रों इसको देखिए, हम आद और गुण, ठीक, आद गुण को अगर हम थोड़ा पढ़ने के अपने ढंग में परिवर्तन कर दें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए आद को अगर हम पढ़ते हैं आद, आद कहने का मतलब है आद, और उसके बाद आदि। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, यानी अ या आ के बाद यदि ई, ऊ, री और ली आए, ठीक है ना, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, ह्रस्व या दीर्घ, इसको भी हम लेंगे ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। मित्रों आप जानते हैं ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। कहने का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री, छोटी ली या बड़ी ली आए तो उसका क्रमशः का मतलब यदि ए, ई, ऊ, री, ली इनमें से कुछ आता है तो उसका क्या हो जाता है मित्रों, ए, ओ, आर और आल हो जाता है। देखिए एक मिनट में समझिएगा आप ध्यान से। ये कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद कोई यानी छोटी या बड़ी ई आएगा तो उसके स्थान पर ए हो जाएगा। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। यदि छोटी री या बड़ी री आएगी तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। और यदि छोटी ली या बड़ी ली आएगी तो उनके स्थान पर अल हो जाएगा। ठीक, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब आप देखिए मित्रों, सूर्य धन उदय, तो सूर्य में हमको क्या मिल रहा है, ह्रस्व आ मिल रहा है, और उदय में छोटा ऊ। क्योंकि आपको ये मैं बता चुका हूं कि धन के ठीक पहले और धन के ठीक बाद वाले वर्ण में ही संधि होती है, इसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो अब देखिए आ आया है पहले, उसके बाद ऊ आया है, तो ऊ का क्या हो जाएगा मित्रों, ओ हो जाएगा। अब ओ भी एक मात्रा के रूप में होता है। ठीक, अब देखिए यहां से सूर्य से हमने जब आ यानी स्वर को निकाल लिया, ठीक है मित्रों, सूर्या से हमने स्वर को निकाल लिया तो ये क्या बच गया, सूर्य हलंत लग गया यहाँ में, और ये बच गया चूंकि वो भी निकल चुका है तो बचा रहता है। ठीक मित्रों, अब जहां से हमने इन दोनों को निकाला, धन के तुरंत पहले और धन के तुरंत बाद से, वही इसको हम लिख देंगे, इसको का मतलब इस वर्ण को, इसके तो यहाँ हो जाएगा धन के तुरंत बाद और धन के पिता के पहले, शब्द हमारा बन जाएगा सूर्योदय। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में ना आसानी से? आप देखते रहिए, बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।
दूसरा उदाहरण देखते हैं, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। अब देखिए मित्रों, महा में हमको बड़ा आ मिल रहा है, उसी तरह ऋषि का हमको री मिल रहा है। अब अगर ये कह रहा है कि आ या आ के बाद री आती है तो री का क्या हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, दोनों का। इनका का मतलब इसका और इधर धन के पहले धन के बाद वाले का मिलकर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आर हो जाता है, आर। अब ये रा के नीचे हलंत लगा हुआ है। रा के नीचे हलंत है, जिस वर्ण के नीचे जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वह वर्ण आधा माना जाता है। अब यहाँ महा से हमने महा से बड़ा आ निकाल दिया कि ये बचा म, हा में हलंत लग गया स्वर निकल जाने की वजह से, और ये बचा सी, क्योंकि री भी निकल चुका है, ठीक है मित्रों। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, आर। अब हाथ से स्वर निकलने के कारण हलंत लग गया था। अब इनको जहां से हमने निकाला था षष्ठी साइड पहले से और हा के बाद से, तो षष्ठी साइड पहले हा के बाद यही रख देंगे, क्योंकि छोटा है। अभी आपको बड़ा या आपको आया था रखते थे हम, मात्रा के रूप में दिखता था। छोटा आ जो है उसकी कोई मात्रा होती नहीं है, लेकिन ये हा के हलंत को हटा देगा। जब हा का हलंत हट जाएगा तो समझिए छोटा आ यहाँ आ गया, और फिर रा जो है ये आधा होता है, आधा रा जो है वो बाद वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है, तो ये इस तरह से शब्द बन जाता है महर्षि। ओके मित्रों, कोई दिक्कत नहीं? ओके, थैंक यू। अब इस पहले एग्जाम्पल को जाना चाहेंगे, एक और एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, दो एग्जाम्पल, जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, ठीक। अब देखिए जा में हमको ह्रस्व आ मिल रहा है, इंद्र का ई मिल रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाता है। मित्रों आप जानते हैं ए की भी एक मात्रा होती है, ये स्वर है, स्वर मात्रा के रूप में ही हमेशा लिखे जाते हैं। अब जब गज यहाँ आ गया तो गज जा में हलंत लग गया, ये आधाना और द्रा बचा यहाँ पर, क्योंकि ई भी निकल चुकी है। तो इन दोनों को हमने आधाना और जा के पहले से लगाया था, तो आधाना के पहले जा के बाद तो यहाँ लग जाएगा और ये सब बन जाएगा गजेंद्र। कोई दिक्कत मित्रों? हमें उम्मीद है इस तरह से आपको आ जाएगा। अच्छा, ली का हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। नोट कर लिया होगा आपने, आप नोट करते रहिएगा, देखते रहिए और नोट करते रहिए। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो देखते रहिए। हम एक उदाहरण और भी आपको दे देते हैं, वह उदाहरण लिरी का। जैसे है तव धन लिरी का, तव धन लिरी का। अंत तव में हमको ह्रस्व आ मिल रहा है, और ये आया आ गया है, उसके बाद लिरी आ गई है। तो आपने देखा यदि आ या आ के बाद लिरी आती है तो इसका आल हो जाता है। अब अल होने के बाद तव से हमने जब वा से आ निकाल लिया था तो वा के नीचे हलंत लग गया, और ये लिरी भी निकल चुकी है, तो ये बचा है यहाँ कार। ठीक मित्रों, अब फिर ये जो छोटा आ यानी का के पहले और वा के बाद इन दोनों वर्णों को रखेंगे। छोटा आ जब फिर यहाँ आ जाएगा तो इसका हलंत लग जाएगा, इसका मतलब छोटा आ यहाँ आ चुका है, और ये ला आ जाएगा। तो ला में कोई स्वर नहीं मिला है, इसलिए हम चाहे ला को इसी तरह हलंत लगा के लिखते हैं अथवा आधा लिखते हैं, क्योंकि आपको इतना आप बताया, मैंने अभी पीछे बताया था कि जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है, यहाँ मैंने आपको बताया था वह वर्ण आधा माना जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी गुण शब्द। मित्रों जब भी हम शब्द को पढ़ें तो सूत्रों के द्वारा अगर पढ़ते हैं तो हमें बड़ी आसानी से वो चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे आपने देखा आ होगा, यदि अ या आ के बाद इसके पढ़ने में हम थोड़ा सा लोच लाएं। अब आ द यानी यदि आ या आ के बाद ह्रस्व ई उ री ली आती है तो उनके स्थान पर गुण ए ओ आर और आल हो जाता है। ओके मित्रों, उम्मीद करते हैं कि गुण संधि की बात की समझ में आ गई। आइए हम स्वर संधि का तीसरा भी पढ़ेंगे। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वह है वृद्धि संधि। मित्रों आप वीडियो को देखते रहें और इसको मिटाते रहें, वीडियो को देखते रहें और उसका नोट्स बनाते रहें।
इससे आपको आसानी होगी। हमारा क्या तीसरा भेद है जो वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इस संधि को भी मित्रों हम सूत्र के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक, सूत्र के द्वारा पढ़ने में हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वृद्धि संधि का, वह हो जाएगा वृद्धिरेच। वृद्धिरेच, वृद्धिरेच। मित्रों अब देखिए, अभी हमने गुण संधि में पढ़ा था कि यदि आ या आ के बाद, ठीक है ना, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आते हैं तो उनका गुण यानी ए ओ अर और अल हो जाता है। उसी तरह से जब वृद्धि संधि पढ़ते हैं तो इसमें भी हमारा पहला पहले वाले सारे वर्ण वही होंगे। यदि आ या आ के बाद, अब यहाँ आप देखिए मित्रों एच, ये मात्रा ए और ये च, एच आ जाए, यानी यदि धन के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो और धन के बाद यहाँ सूत्र से लेके ए और च, एच, एच, ठीक, एच, एच, एच का मतलब मित्रों होता है असमान स्वर, असमान स्वर। ठीक, तो कहने का मतलब है कि धन के पहले तो आ हो, छोटा आ या बड़ा आ हो, ह्रस्व या दीर्घ आ हो, लेकिन बाद में असमान स्वर है। असमान का मतलब है इनके जैसा न आए। ठीक ना, तो एच, अब इसको हम एच को देखिए यहां से ची हटा दें, चा की ई की मात्रा हटा दें, तो इसको हम कह सकते हैं एच। ठीक ना, अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि एच जब आए, एच का मतलब होता है ए आई ओ और आ। अब देखिए मित्रों ये समान नहीं है, ये असमान है, यानी धन के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ है और बाद में ए आई और ओ औ है। ठीक, तो ये असमान स्वर आए हैं। तो अब असमान स्वर जब आए हैं तो यदि आ या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो इनका क्या हो जाता है मित्रों, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध का मतलब ही बड़ा, वृद्ध का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा का मतलब है कि यदि धन के पहले दोनों आ में से कोई आ होता है, बाद में ए या आई होते हैं तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, ओ या औ होते हैं तो दोनों के स्थान पर हमेशा औ हो जाता है। ठीक मित्रों, जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण अभी देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए सदा धन एव, अब सदा में हमको क्या मिल रहा है मित्रों, बड़ा आ, एव का ए। अब देखिए धन के पहले दीर्घ आ आया है, बड़ा आ आया है, दीर्घ आ आया है और उसके बाद एव है, एव में ए आया है, यानी ए आया है। तो जब ए आया है तो इसका क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, बाद वाले का वृद्ध, ए का आय हो जाएगा। आय की मित्रों इस तरह से मात्रा होती है, आप जानते हैं। ठीक, तो आय हो जाएगा। अब देखिए फिर जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि दा से स्वर निकल चुका है, इसके नीचे हलंत लग जाएगा, ए भी निकल चुका है तो ये वा बचेगा। अब हमने इसको दा के बाद से और इसको वा के पहले से निकाला है, तो इनको हम अर्थात इसको यानी इसके मात्रा के रूप को हम यहाँ लिख देंगे, तो वा के पहले लगाएंगे तो ये दा लगेगा और स्वर निकलने के कारण ही हलंत लगा था, इसलिए स्वर हट जाएगा और शब्द बन जाएगा सदैव। चूंकि आय आया, ए आया है तो इसका वृद्ध हो गया, ए आएगा तब भी आय होगा और आय आएगा तब भी आय ही होगा और कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। ठीक, वैसे आप देखिए एक उदाहरण, एक धन एक, एक धन एक। अब एक में का में ह्रस्व आ आया है, बाद में ए आया है। अब ह्रस्व आ के बाद अगर ए आया है तब भी क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय यानी मात्रा का रूप इसका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमने का से स्वर को निकाल लिया था, का के नीचे हलंत लग जाएगा, ए भी निकल चुका था और का बचेगा। फिर हमने इन दोनों को जहां से निकाला था वही इसे यानी इसके मात्रा के रूप को रख देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा एक। मित्रों कोई दिक्कत नहीं है ना,
पूरी उम्मीद करते हैं कि ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसको मिटा देते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों देखते हैं, जैसे अगला उदाहरण हमारा महाधन औसत, महाधन औसत। ठीक मित्रों, जैसे ये उदाहरण है आपका महाधन औसत। अब देखिए यहाँ धन के पहले को बड़ा आ मिल रहा है, औसत का औ मिल रहा है। अब औसत का औ मिल रहा है तो वही है, धन के पहले आ है और बाद में वो औ में से कोई भी है तो औ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये भी एक मात्रा के रूप में होता है। अब हमने हाथ से बड़े आ को निकाल दिया था, तो इसके नीचे हलन बन जाएगा और ये बचेगा षष्ठी सा और दी, औसत। ठीक, सद बचेगी ये। अब यहाँ से जहाँ से हमने इन दोनों को निकाला था वहीं से इसको यानी इसको रख देंगे, ये ऑटोमेटिक हाथ ही लगेगा। फिर इसका हलन स्वर में लगने से हलन लगा था, फिर स्वर लग गया तो हलन घट गया, औसत बन गया हमारा महौसत। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये वृद्धि संधि भी आपको आसानी से समझ में आती होगी। ठीक, आइए हम इसकी चौथी संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि का जो चौथा भेद है उसे हम पढ़ते हैं। मित्रों आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ये नोट्स आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आएंगे। किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, संधि के किसी भी तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। अब हम इसका चौथा भेद पढ़ते हैं जो है कि यण संधि। यण संधि मित्रों, यण संधि इसको भी हम सूत्र के द्वारा ही हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, यण संधि का जो सूत्र है वह है इको यणज, इको यणज, ये यण संधि का सूत्र है। मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी संधि को सूत्र के द्वारा हल करते हैं तो हमें उसको रटना नहीं पड़ता है, हम आसानी से उसको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होती है इसके एग्जाम्पल को देखने में या पहचानने में या विच्छेद करने में या संधि करने में। तो आइए मित्रों हम इसकी यण संधि की परिभाषा भी हम सूत्र से ही देखते हैं। देखिए सूत्र यण संधि है, यण संधि का सूत्र है इको यणज। अब ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि इक के बाद अच आए, आना में आज का लग मित्रों, अच आए तो इक का यण हो जाता है। ठीक है, तो यदि इक के बाद अच आए तो इक का यण हो जाता है। अब इक का यण हो जाता है। अब इक क्या है, अच क्या है, यण क्या है, ये मैंने आपको जैसे बताया था आकाश सवर्ण दीर्घा में कि ये सब प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार है। ठीक, मतलब तो अब हम देखते हैं इसको। इक का मतलब होता है ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री। ठीक मित्रों, इक का मतलब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री और ली। ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री ली। ठीक मित्रों, और उसके बाद यानी कहने का मतलब है धन के पहले ये आए, इतने वर्णों में से कोई वर्ण। अब इसे चार हैं, लेकिन चार ये ह्रस्व लिखे गए हैं, जब दीर्घ हो जाएंगे तो इनका दुगना हो जाएगा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी री बड़ी और छोटी री बड़ी, यानी ये 8 हो जाएंगे। ठीक, अब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली यानी इक के बाद अच है। अच, अच का मतलब होता असमान स्वर। अच, अच का मतलब असमान स्वर, असमान स्वर। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर धन के पहले ई आती है तो ई नहीं आना चाहिए, उ आता है तो उ नहीं आना चाहिए बाद में। यदि पहले री आती है तो बाद में री नहीं आना चाहिए, यदि पहले लिरी आती है तो बाद में लिरी नहीं आना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं असमान स्वर। ठीक है ना मित्रों, तो यदि ये आते हैं तो इक का यण हो जाता है।
इक का मतलब इसका क्या हो जाएगा, यण। यण भी हमारा प्रत्याहार है। यण का मतलब होता है या वा र ला। तो इसका मतलब क्रमशः यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो या हो जाएगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वा हो जाएगा, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा हो जाएगा, और ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसका ला हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब अब इसको हम देखिए, इसकी परिभाषा बन गई जो आपको सामान्य रूप से किताबों में लिखी मिलती है, जो उनको रटना पड़ता है। देखिए किताब की परिभाषा इसलिए मैंने इसमें इस तरह से लिख दिया है। आप चाहें तो जो आपको किताबों में लिखी मिलती है उस परिभाषा को रट सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः या वा रा और ला हो जाता है। ये आपकी किताबों की परिभाषा है, लेकिन आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं मित्रों। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि कैसे हम रटते हैं, बिल्कुल रटना भूल जाइए और केवल सूत्रों के द्वारा आप ध्यान रखिए कि यदि इक के बाद अच आए तो इक का यण हो जाता है। इक का मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली, अच का मतलब असमान स्वर, यण का मतलब या वा रा। ओके मित्रों, तो इसी तरह से आप बैठा दीजिए और बिल्कुल आपको 2 मिनट में ये संधि हल हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है प्रतिघन एक। प्रतिघन एक, प्रति में हमको छोटी ई है, घन के पहले बाद में ए है। अब ये देखिए इक आया है तो इक के बाद अच आया है, यानी ई के बाद ई नहीं आई है। जब ई के बाद ई आती तभी वो समान स्वर होता है, तो ई नहीं आई है तो असमान स्वर हो गया। तो अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। अब हमने प्रति से स्वर को निकाल दिया है, तो यहाँ देखिए मित्रों ताकि नीचे हलंत लग जाएगा। ए भी हम निकाल चुके हैं तो ये बच जाएगा का बचा हुआ, का को मैंने लिख दिया। अब जहां से मैंने एक को निकाला है मित्रों, यानी इक का, ये सूत्र कह रहा है इक का यण हुआ है, यानी ये इक के बाद अच है तो इक का यण हो जाता है। इसका मतलब ई का यहाँ या हो गया। तो हमने ई को निकाला था ता के बाद से, तो ता के बाद से हम ई को रख देंगे। फिर ई का मतलब जो ई या में बदलते हैं, इस या को यहाँ रखते हैं। ठीक, अब फिर ये अपने स्थान पर चला जाएगा। ए जो है का के पहले अपने स्थान पर चला जाएगा, तो बीच में हम इस तरह से ए को लिख देते हैं। तो जब ये का के पहले चला आएगा तो ये मात्रा के रूप में अपने या पे आ जाएगा। अब या में हलंत लगा है, लेकिन जब इससे स्वर मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा और हमारा शब्द बन गया प्रत्येक। अब मैंने बताया आपको कई बार बता चुके हैं कि यदि जिस वर्ण में हलंत लगा होता है वो वर्ण आधा होता है। तो आप चाहे इसको इस तरह लिख लीजिए अथवा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपको सामान्य